हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। सो गाइस, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका टॉपिक जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग का ही नेक्स्ट पार्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। सो गाइस, इसको हम सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ रहे हैं। आप लोग जॉइंट प्रोडक्ट्स जानते हैं और बाय प्रोडक्ट्स जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूं। बाय प्रोडक्ट्स को सबसे पहले समझते हैं। व्हाट आर बाय प्रोडक्ट्स? बाय प्रोडक्ट्स आर एंजिलरी प्रोडक्ट्स। एंजिलरी प्रोडक्ट्स जो कि मेन प्रोडक्ट के मुकाबले में, मेन प्रोडक्ट के साथ प्रोड्यूस होते हैं। मेन प्रोडक्ट के साथ में दूसरे बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। These products have substantially lower economic value in comparison to the main product. मेन प्रोडक्ट के मुकाबले इनकी काफी कम वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा अभी विजुअलाइजेशन। पॉकेट बुक में मक्खन बनाते हैं तो उसके साथ छाछ बनती है, दैट इज बटर के साथ बटर मिल्क। तो बटर मिल्क की सब्सटैंशियली लो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है इन कंपैरिजन टू द बटर। तो उस हिसाब से जो है दैट इज बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट्स आर वंस अगेन टू और मोर प्रोडक्ट्स एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं। उनमें से कोई मेन प्रोडक्ट हो सकता है, कोई बाय प्रोडक्ट हो सकता है। बाय प्रोडक्ट कौन सा है? जिसकी सब्सटेंशियली लोअर इकोनॉमिक वैल्यू है। तो अब अल्टीमेटली हम लोग उसको अकाउंटिंग करते समय कैसे ट्रीट करेंगे? अगर कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? अगर हम लोग उसको प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? अभी हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे। साथ में जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या चीज होती है गाइस? टू और मोर प्रोडक्ट्स आर सेड टू बी जॉइंट प्रोडक्ट्स व्हेन देयर आर सब्सटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू एंड दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम प्रोसेसेस। एक ही प्रोसेस से जो है होके इकट्ठा जो है आउटपुट निकलता है। एंड दे हैव सब्सटेंशियली सब्सटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू। एक 100 रुपए किलो बिक रहा है तो दूसरा 110, तीसरा 90। तो ये सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, आसपास ही हैं। So accordingly, two or more products are said to be joint products when they have substantial economic value and they are produced through the same operations. Split होते ही, अलग होते ही, अब ultimately उनकी values अलग अलग हैं, but अब ultimately मुद्दा ये उठता है कि उनकी costing कैसे करें। अब खर्चे तो इकट्ठे हुए, कॉमन कॉस्ट हुई है या प्री सेपरेशन कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, जो मर्जी कह दो, उसको कैसे बांटे। तो वो हम लोग इसमें जॉइंट प्रोडक्ट की अकाउंटिंग में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार आप लोग अपनी पॉकेट बुक खोल रहे हैं, पेज नंबर 146। Here we go. So guys, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का आपका चैप्टर पेज 46 आपकी पॉकेट बुक का। ये जो है मक्खन के साथ साथ, वो मक्खन है उस तरफ, ये छाछ है। छाछ जो है जो बन रही है दैट इज, या बटर मिल्क जो है दैट इज बाय प्रोडक्ट। ये मेन प्रोडक्ट मक्खन है या बटर है। इसी तरीके से आपके जॉइंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स में भाई आपका पेट्रोल है, डीजल है। आपने जो है क्रूड ऑयल को लिया, उसको प्रोसेस किया, उसके बाद आपका पेट्रोल, डीजल और फ्यूल ऑयल एज वेल एज आपका गैस निकला, ये जॉइंट प्रोडक्ट्स है। और इसके साथ में जो टार निकलती है, दैट टार जो कि सड़क बनाने के लिए भी यूज होती है, जिसे हम लोग तार कोल कहते हैं हिंदी में, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, बट दैट इज बाय प्रोडक्ट, दैट इज सब्सटेंशियली लोअर इकोनॉमिक वैल्यू। पेट्रोल डीजल आसपास के प्राइसेस ही हैं, लेकिन इसका जो प्राइस है वो काफी कम होता है। तो उस हिसाब से हम लोग जो है कॉस्टिंग करते हैं। नाउ लेट अस सी बाय प्रोडक्ट्स को कैसे ट्रीट करना है प्रोसेस अकाउंट में। देखो, पहली चीज, अगर आप कॉस्ट शीट बना रहे हो, कॉस्ट शीट बनाते समय अगर आपका कोई बाय प्रोडक्ट पैदा होता है तो उसकी बाय प्रोडक्ट की नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू आप कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते समय माइनस करते हो। जैसे नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, इसी तरीके से नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स भी आप वहां पर लेस करते हो। और जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाओगे तो प्रोसेस अकाउंट के जो है डिपेंड करता है कि वो उसकी कितनी वैल्यू है। अब डिपेंड करता है, तो 4 केसेस इसको जो है हमने क्लासिफाई किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए जरा, अगर बाय प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल या मॉडरेट वैल्यू है, टोटल वैल्यू के मुकाबले स्मॉल वैल्यू, बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं है, वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू, दैट्स अ सेपरेट केस। टेक एन एग्जांपल भैया, आपका जो है लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेन प्रोडक्ट 100 रुपए का बिकता है तो बाय प्रोडक्ट भी 10 रुपए का बिक जाता है, ठीक है जी। तो उस हिसाब से आप क्या करें, उसकी नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू आप क्रेडिट कर देंगे बाय प्रोडक्ट की प्रोसेस अकाउंट में। जैसे हम लोग कॉस्ट शीट बनाते समय इसकी एनआरवी जो है माइनस कर देते हैं। एनआरवी कैसे निकलती है? एस्टिमेट सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस एस्टिमेटेड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस एस्टिमेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये आपने जो है कॉस्ट शीट में माइनस करते हो तो यही वाली अमाउंट जो है आप यहां पर क्रेडिट कर दोगे। आगे फिर बढ़ते हैं गाइस। बाय प्रोडक्ट जो है अगर उसकी नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, छोटी बहुत ही कम वैल्यू होती है, तो उस केस में देखो भाई, हर केस में यूनिट्स तो आपकी क्रेडिट होनी है प्रोसेस अकाउंट में। बाय प्रोडक्ट की यूनिट्स तो चाहे जो मर्जी केस हो, यूनिट्स तो क्रेडिट होंगे, लेकिन उसकी नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू जितनी भी होती है, हम लोग क्रेडिट तभी करते हैं जब उसकी छोटी या मॉडरेट वैल्यू है
ठीक है जी। 10 रुपए है मेन प्रोडक्ट, 100 रुपए का बिकता है, ये 10 रुपए का बिकता है, 12, 15, 20 वट एवर एज द केस में भी, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेन प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है और बाय प्रोडक्ट जो है 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए का बिक रहा है, तो उस केस में आप इवन ये कह सकते हो कि यार इसकी एनआरवी जितने का भी ये बिकेगा, इसको पीनल अकाउंट में मिसलेनियस इनकम की तरह मान लेंगे। ठीक है जी। इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, अगर आप इंटीग्रेटेड बुक्स बना रहे हो तो पीएल अकाउंट, नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स बना रहे हो तो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, उसमें जो है आप अपना मिसलेनियस इनकम की तरह इसको मान सकते हो। बहुत ही छोटी सी चिल्लर सी वैल्यू है, यूनिट्स तो देखो आपने क्रिएट करनी है। तीसरा नंबर, अगर बाय प्रोडक्ट की कंसिडरेबल वैल्यू है, काफी ज्यादा वैल्यू है, तो उस केस में हम लोग जो उसको जॉइंट प्रोडक्ट्स की तरह मान के हम लोग उसका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकालेंगे रिवर्स कॉस्ट मेथड से। रिवर्स कॉस्ट मेथड में क्या होता है, रिवर्स कॉस्ट शीट बनाते हैं, कैसे अभी फॉर्मेट में दिखाई दूंगा। तो हम शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकालेंगे बाय प्रोडक्ट्स का, कि भाई उनका जो भी हमारा दिखाई देता हूं, जो भी इनकी सेल्स वैल्यू, एस्टिमेट सेल्स वैल्यू, जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल वैल्यू में से उनका जितना भी डिजायर्ड प्रॉफिट है वो माइनस करेंगे, तो आपकी एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। इस एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ सेल्स में से आप आपके एस्टिमेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन माइनस करके आपकी एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। इसमें से आप अपने एस्टिमेट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन माइनस करके आपकी एस्टिमेट वर्क्स कॉस्ट आएगी। इसमें से एस्टिमेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके आपका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा। तो ये जो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आया, ये वाला अमाउंट जो है, ये रिवर्स कॉस्ट मेथड से जो आपने शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकाला, इसको आपने क्रेडिट करना है प्रोसेस अकाउंट में। तो इनकी यूनिट्स तो क्रेडिट करनी है। साथ में अगर इनकी सब्सटेंशियल वैल्यू, लेट्स से मेन प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है, बाय प्रोडक्ट भी 40 का बिक रहा है, 45 का बिक रहा है, 50 का बिक रहा है, सब्सटेंशियल वैल्यू है यार, चिल्लर नहीं कह सकते। तो उस केस में हम कहते हैं हम उससे भी इसमें भी कुछ कमाना चाहते हैं। आप रिवर्स कॉस्ट मेथड कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको ना डिजायर्ड प्रॉफिट की परसेंटेज दी होगी कि यार मैं अपने बाय प्रोडक्ट पे 20%, 25%, 30%, 10% कमाना चाहता हूं, तो उस हिसाब से वो जो है आप रिवर्स कैलकुलेशन करके उनका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकालोगे। लास्ट इज आपका रीयूज मेथड। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाय प्रोडक्ट्स को जो है आप रीयूज कर सकते हो, रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, तो उस केस में जो है इसका प्राइस इक्वल टू द मटेरियल इंट्रोड्यूस, उसके हिसाब से आप इसको क्रेडिट कर देंगे प्रोसेस अकाउंट में। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। फिर गाइस जॉइंट प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स जो है, अब मेजर इसका कॉस्टिंग का जो मुद्दा होता है वो ये होता है कि भाई जॉइंट कॉस्ट बांटे कैसे, हाउ द जॉइंट कॉस्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो इसके कई सारे मेथड्स हैं, जो मेथड्स आपके कोर्स में रखे गए हैं, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला है हमारा आउटपुट वेट एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड या फिजिकल मेजरमेंट मेथड। सिंपल सी बात है, जितने किलो, लीटर, मीटर, गैलन, व्हाटएवर जो भी आपका फिजिकल मेजर है, उसके हिसाब से आपने फिजिकल यूनिट्स के हिसाब से किलो, गैलन्स, लीटर, किलो, 2 बार आ गया किलो, ठीक है जी, पाउंड्स, टन्स, मीटर्स, उसके हिसाब से आपने सभी जॉइंट प्रोडक्ट्स में। तो ये मेथड पुराना है, लेकिन इसमें इसका क्रिटिसिज्म है कि यार आपने तो वेट के हिसाब से बांट दिया। अब सोचो, इमेजिन करो हमारे 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी। एक जॉइंट प्रोडक्ट है ए, एक जॉइंट प्रोडक्ट है बी। अब ए का 10,000 किलो है, बी का 15,000 किलो है, ठीक है जी। आपने तो कहा क्या जॉइंट कॉस्ट आपकी, लेट्स से एग्जांपल हो गई 2,50,000, तो आपने उस 2,50,000 रुपए को 1,00,000 रुपए यहां बांट दिया फिजिकल मेजरमेंट के हिसाब से कि भैया तेरा वेट ज्यादा है, तो यू बियर रुपीज 1,00,000 एंड यू बियर रुपीज 1,50,000। चलो भाई, लेकिन अल्टीमेटली अब मैं बोलता हूँ, लेट्स से एग्जांपल, ये प्रोडक्ट जो है 10 रुपए पर यूनिट का बिकता है। ये लेट्स से एग्जांपल दूसरा प्रोडक्ट जो है आपका, ये 8 का बिकता है, ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस 1,20,000, और ये जो है लेट्स से एग्जांपल आपका 15 का बिकता है, ठीक है। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर आप देखोगे तो इसका रेवेन्यू जो है 1,50,000 है और उसका रेवेन्यू जो है 1,20,000 है। अब आपने 1,20,000 की वैल्यू वाले प्रोडक्ट को 1,50,000 की कॉस्ट बियर करने को बोल दिया। एंड दैट इज व्हाई दिस मेथड, वेट मेथड जो है, वेट या आउटपुट फिजिकल मेजरमेंट, ये इट इज क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड कि भाई उसकी इतनी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, फिर भी आपने उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया, दैट इज बैड। एंड इस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, हेंस, हेंस जो है ये आउटपुट मेथड या वेट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, यूनिट कॉस्ट मेथड, ठीक है जी, फिजिकल मेजरमेंट मेथड, दिस इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड कि भाई ये फिजिकल यूनिट्स के बेसिस पे आप इसको जो है बर्डन कर रहे हो, एंड इट इज नॉट जस्टिफाइड। और सेल्स मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, इसमें गाइस सेल्स या मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अगर आपका कहें, जैसे अब यहां पर अगर मैं कहूं यार इस रेशियो में बांट दो, 1,50,000 टू 1,20,000 की रेशियो में आप 2,50,000 को बांटो, दिस इज स्टिल बेटर कि अलग होते ही इनकी सेल वैल्यू या मार्केट वैल्यू कितनी है, अलग होते ही जो भी आउटपुट की यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट या मार्केट प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उसके रेशियो में आप बांटो। तो दिस इज
मोस्ट प्रेफर्ड मेथड, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड मेथड प्रैक्टिकली यही होता है। इवन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सबसे ज्यादा प्रेफर्ड मेथड यही होता है। बाकी आपको क्वेश्चंस में वो कौन सा मेथड लगाना है वो बताता है। साइलेंट है तो फर्स्ट चॉइस इज दिस, सेकंड चॉइस वैसे आपका होता है एनआरवी ऑफ आउटपुट मेथड, जो कि आपको मेथड 4 की तरह देखेंगे। फिर फाइनल सेल्स वैल्यू आउटपुट या मार्केट वैल्यू आउटपुट। अब टेकन है फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट या फाइनल सेल्स वैल्यू आउटपुट। अब कोई प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिकते हैं, तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, फाइनली कितने का बिकेगा, क्या सेलिंग प्राइस होगा, उसके हिसाब से तो उनके फाइनल आउटपुट की यूनिट्स, फाइनली कितने का आउटपुट फर्दर प्रोसेस होने के बाद कितनी यूनिट्स होंगी, और फाइनल उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा, उसकी रेशियो में जो आप बांट देंगे अलग अलग जॉइंट प्रोडक्ट को। तो कोई जॉइंट प्रोडक्ट्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बिकते हैं और कुछ फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिकते हैं। टेक एन एग्जांपल, हमारे जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं ए, बी और सी। सी यहीं पे बिक जाता है, लेकिन ए और बी फर्दर प्रोसेस करके बिकते हैं। तो ए और बी की फाइनल सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली, और सी जो है कि सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी वाली। ठीक है जी, नेक्स्ट। फिर बारी आती है एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड एनआरवी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही सिंपल सी बात है, एस्टिमेट सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट, फाइनल सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करेंगे कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है और कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो दिस इज द सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड मेथड, ये भी बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। एनआरवी मेथड इज अगेन, अगर आपके प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस करके ही बेचते हो, आप अभी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचते ही नहीं हो, तो उस केस में बेटर मेथड माना जाता है एनआरवी ऑफ आउटपुट मेथड। तो ये दो मेथड जो प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज होते हैं जॉइंट कॉस्ट बांटने के लिए जॉइंट प्रोडक्ट्स में। देन सर्वे मेथड या पॉइंट वैल्यू मेथड, इसमें क्या होता है, टेक एन एग्जांपल, आपके तीन जॉइंट प्रोडक्ट्स है ए, बी और सी, इनके आउटपुट है 10,000 किलो, 15,000 किलो और 20,000 किलो। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैनेजमेंट ने इनको पॉइंट्स दिए, ठीक है जी, सर्वे करके पॉइंट्स दिए, लेट्स से इसको 8 पॉइंट, इसको 4 पॉइंट्स, इसको 5 पॉइंट्स, तो आपने इस रेशियो में बांट देना है पॉइंट वैल्यू। कहने का मतलब ये 80,000 इज टू 1,20,000, नहीं 60,000 है, ये 60,000 इज टू 1 लाख या 100,000। इस रेशियो में आपने जो है जॉइंट कॉस्ट बांट देनी है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिर बारी आती है गाइस कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड किस केस में यूज होता है गाइस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड यूज होता है इन केस ऑफ अ कंपनी जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करती है। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो आप अपनी कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल की तरह क्लासिफाई कर रहे हो, तो आपकी जॉइंट कॉस्ट को भी, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को आप बांटेंगे फिजिकल यूनिट्स या आउटपुट के रेशियो में, और जो फिक्स जॉइंट, क्योंकि भाई वेरिएबल कॉस्ट तो आउटपुट के हिसाब से होते हैं, तो आपने क्या करनी है, आपकी जॉइंट कॉस्ट को ब्रेक कर देना है, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को आउटपुट की रेशियो में और फिक्स जॉइंट कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन की रेशियो में। कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट या फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना भी जो भी जॉइंट प्रोडक्ट्स है उनका आउटपुट कितने का बिकता है, माइनस उनकी वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट अभी आपने अभी के अभी वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट बांटी फिजिकल मेजरमेंट पे, और वेरिएबल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो हमें पता ही होगी। तो वंस अगेन इनकी सेल वैल्यू में से माइनस करो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट जो अभी हमने निकाली फिजिकल मेजरमेंट की रेशियो में, और वेरिएबल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये आपका जो है फिक्स जॉइंट कॉस्ट, इस हिसाब से आप बांट दोगे। फिर बारी आती है रिवर्स कॉस्ट मेथड। गाइस रिवर्स कॉस्ट मेथड इज जस्ट लाइक, जैसे अभी बाय प्रोडक्ट्स में देखा वैसे ही जॉइंट प्रोडक्ट्स में भी निकलता है। हम लोग क्या करें, जॉइंट प्रोडक्ट्स लिखेंगे, उनमें हमें डिजायर्ड प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई होगी कि भाई ये हमारी सेल वैल्यू है, इसमें इतना परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग कमाना चाहते हैं। ये हमारी रिवर्स कॉस्ट में उल्टी कॉस्ट शीट बना रहे हैं हम लोग, सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइनली कितने का होगा, उसमें से आपकी जो है एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, उसमें से आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, इसमें से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो हो गए, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो आप माइनस कर दोगे तो आपकी एस्टिमेटेड वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। इस एस्टिमेटेड वर्क्स कॉस्ट में से एस्टिमेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करोगे, तो इस रेशियो में आपने जॉइंट कॉस्ट को बांटना है। अब एक्चुअली क्या है, वहां जो बाय प्रोडक्ट्स था उसमें सीधा यही शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आता है कि भैया बाय प्रोडक्ट तुम इतना ही बियर करो, लेकिन यहां क्या है, इन्होंने ही सारा बियर करना है। तो अगर ये जॉइंट कॉस्ट के बराबर है, बल्ले बल्ले जॉइंट कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन अगर जॉइंट कॉस्ट के बराबर नहीं है तो इस रेशियो में आपने जॉइंट कॉस्ट को बांटना है रिवर्स कॉस्ट शीट बना के। Now comes the last method, constant gross margin percentage net realizable value of output method। इसमें क्या होता है, इसमें मैनेजमेंट ये कहती है यार सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स को सेम जीपी रेशियो करना मानी है। सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स को सेम जीपी रेशियो कैसे निकालेंगे, तो एक ओवरऑल एक पूरा जीपी निकालो, जीपी सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स का, सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स की फाइनल सेल्स वैल्यू आउटपुट का सम कर लो, सम ऑफ ऑल जॉइंट प्रोडक्ट्स के, जितने भी जॉइंट प्रोडक्ट्स है एबीसी, सबकी सेल वैल्यू कितने का फाइनली बिकेगा वो सेल वैल्यू ले लो, उसमें से टोटल इनकी जॉइंट कॉस्ट माइनस कर दो, इसमें से टोटल इनकी सभी की सबकी मिला के टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी वो माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो आपका आएगा उसको हम लोग कहते हैं एस्टिमेटेड
ग्रॉस प्रॉफिट। ये एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट आपने ओवरऑल सारी ऑर्गेनाइजेशन का, सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स का टोटल एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को लेके इस ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो निकाल दो, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। व्हाट इज दिस ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज? इट इज नथिंग बट जीपी रेशियो। तो आपने टोटल जीपी लेना है, डिवाइड बाय टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट इनटू 100, ये आपका एक जीपी रेशियो आ गया। अब आपने क्या मानना है, सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स में सेम यही जीपी रेशियो कमाएंगे। तो हमने क्या करनी है, एस्टिमेट फाइनल सेल्स वैल्यू आउटपुट में आपने माइनस कर देना है एस्टिमेटेड जीपी। जीपी कैसे निकलेगा गाइस? अप्लाई करेंगे जीपी रेशियो ऑन सेल्स वैल्यू आउटपुट। इस सेल्स वैल्यू आउटपुट में मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेशियो करोगे, ये आपका जीपी माइनस करने के बाद जो आएगा उसे कहेंगे एस्टिमेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ आउटपुट। ये एस्टिमेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ आउटपुट में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त हुआ। नमस्कार। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी एंड इंटरेस्टिंग। टेक केयर, गॉड ब्लेस।